प्राचीन काल में अध्यापन के बहुत विविध प्रकार होते थे और भगवत गीता में हम देखते हैं कि सीखने की जो विधि है उसमें प्रश्न उत्तर के फॉर्म में है। गुरु वहाँ उस जगह पे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन शिष्य है और उन्होंने अपने कुछ सवाल पूछे थे और प्रश्न को उत्तर देते देते उन्होंने इतने अच्छे अध्यापन का कार्य किए थे, इतने अच्छे टीचिंग का आपको वहाँ पे कार्य हुआ था। वहाँ कोई परीक्षा नहीं था, कोई प्रमाण पत्र नहीं था, खाली गुरु के सानिध्य में रहकर सीखने की विधि थी। और वो ऐसा विधि थी कि आज भी उस भगवत गीता इतनी पवित्र ग्रंथ है और इतने उच्चतम ज्ञान की सीमाओं से परे असीमित ज्ञान है उसमें कि जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाती है। तक कि उसमें फिजिक्स के भी मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट है। अगर किसी को फिजिक्स आता है तो वो उसको रिकॉर्ड कर सकता है। उसमें मैनेजमेंट की भी बहुत से बातें, बहुत सारे बातें हैं। स्पिरिचुअल पूरा भरे हुए, पूरा दर्शन पूरा भरे है पूरा। लेकिन उसमें कोई उसका अध्यापन और अध्ययन में आज के तरह कोई याद करना, परीक्षा होना ऐसा नहीं था। गुरु शिष्य के सानिध्य में रह करके उस सीखने की हमारे बस विधि थी। तो गुरु के सानिध्य में रहना उस समय उसी को सीखने की उत्तम विधि मानते थे। आज भी देखो, आज भी जो हम इस पार्ट को अगर देखते हैं तो जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो गुरु के सानिध्य में रहकर ही हम सीखते हैं। गुरु शिष्य संबंध उदार और मधुर होते हैं, बहुत प्यारे संबंध होते हैं। कई बार गुरु और शिष्य के बीच तर्क होती है, चर्चा होती है, वाद विवाद भी होती है, लेकिन उससे किसी प्रकार की कोई संबंध को बिगड़ने या संबंध में कोई नकारात्मकता कुछ नहीं होती थी। हाँ, वाद विवाद अभी भी होती है, वो एक आपका तर्क वितर्क के रूप में होती थी, सही को जानने के लिए। कोई भी पाठ जब हम प्रारंभ करते हैं उसमें गुरु शिष्य दोनों मिलकर क्या करते, प्रार्थना करते थे कि उन्हें उत्तम परिणाम प्राप्त हो। आज हम योगाभ्यास की जो अध्यापन की विधि होती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस पर हमारा पूरा लेसन है और इसके आधार पे हमें क्वेश्चन मिलते हैं, कई क्वेश्चन मिलते हैं, 5-6 क्वेश्चन मिल जाते हैं करीब करीब। ये आपको हेल्प करेगा पूरा। कहाँ से शुरू होती है, हम एकदम शुरू से करेंगे। इसमें सह अध्ययन की भावना होती थी, न कि कोई परस्पर स्पर्धा नहीं होती थी। यहाँ हर बात को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत मतलब आपका इजी चीज़ है और ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है तो क्वेश्चन इसी में से बन जाते हैं, फिर आप एग्जाम में नहीं कर पाते हो। इसलिए आप बहुत हर एक लाइन को अच्छे से समझो ताकि आपका माइंड पे रहे और उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में करोगे, क्योंकि इसमें से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अध्यापक का जो ज्ञान होता है, शिष्य का ज्ञान से हमेशा क्या होती है, ऊंचा होती है, तभी अध्यापक को सिखा पाएंगे। फिर भी यदि कभी कोई भी ये दावा नहीं करता था कि हमें सब कुछ आता है। आप देखोगे जो उपनिषद हम बात करते हैं, उपनिषद में भी जो गुरु कहते हैं कि आप मुझसे पूछो, अगर मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। प्रश्न उपनिषद में महर्षि पिपलाद कहते हैं कि आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद आप पूछो, अगर मुझे आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। उनका बहुत उच्च ज्ञान उनके पास था, तब भी तो विनम्र थे कि वो कहते थे कि मुझे आएगा तो मैं बताऊंगा। ये कभी दावा नहीं करते थे कभी भी कि हम सर्वज्ञ होने का, लेकिन बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञान उनके पास होते थे। एक अच्छा अध्यापक भी सदा क्या करते हैं, एक अच्छा अध्यापक सदा अपेक्षा करता था कि उसका शिष्य अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे। और जैसे अगर पिता को खुशी तब मिलती है जब पुत्र पिता से भी ज़्यादा श्रेष्ठता आपका उनके पास हो, एक्सपर्टाइज उनके पास हो, उसी प्रकार से गुरु जी के पास भी बहुत खुश होते थे अगर उनको ऐसा कोई विद्यार्थी मिलता था जो उनसे ज़्यादा या उनके बराबर या बहुत अच्छा विद्यार्थी हो। जैसे कि द्रोणाचार्य को बहुत ज़्यादा प्रिय थे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन सबसे ज़्यादा होनहार थे। तो तब भी उस समय भी ऐसे ही होते थे कि अच्छे जो छात्र होते थे उनका बहुत महत्व होता था, बहुत मतलब सम्मान होता था गुरुजी के पास। जो अच्छे नहीं होते थे उनको गुरुजी अच्छे करते थे। आवासीय वातावरण में शिक्षा की प्रक्रिया होती थी, हम इसलिए गुरुकुल जाते थे। वो एक आवासीय वातावरण जहाँ पर रह करके आप शिक्षा प्राप्त करते थे। सारी शिक्षा पूर्णतया क्या निःशुल्क थी
अध्यापन का अधिकांश जो आपका कार्य होते थे वो मौखिक था, ये हम पहले की बात बता रहे हैं। और इसके लिए उच्चारण और अच्छी स्मृति विकसित करना आवश्यक था। शिष्य केवल पाठों के अंतर्वस्तु से ही नहीं अपितु शुद्ध व्यक्तिगत आचरण से भी सीखते थे। व्यावहारिक विषय में के अध्यापन में निरीक्षण, प्रदर्शन या प्रात्यक्षिक, यह छात्र के द्वारा अभ्यास करना, दोष का निवारण करना और गुरु द्वारा सकारात्मक सुझावों का समावेश होता था। ये सारे गुरुदेव जो होते थे उनको सबको सजेशन देते थे और सजेशन दे करके जो सही होता था एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे बच्चों को आगे लेकर जाते थे। अध्यापन उस समय एक व्यवसाय नहीं था। व्यवसाय नहीं होकर के गुरु को सौंपे गए निष्कपट, निर्मल मति और बालकों को अलौकिक उसको आप कह सकते हो कि बालकों का अलौकिक मतलब जितना मैक्सिमम डेवलप हो सकता है उतना करके उनका करने का जीवन का व्रत होता था गुरुदेव का। इसलिए गुरुदेव का इतनी सम्मान बहुत अत्यधिक था उस समय। अध्यापन कार्य अधिकांश व्यक्तिक स्वरूप का होता था, जिसमें निर्देशन विधि वैयक्तिक ढंग की या छोटे समूह की होती थी। और यहाँ से आपका एग्जाम क्वेश्चन बन जाता है कि प्राचीन भारत में आपका जो अध्यापक का जो अधिकांश आपका जो व्यक्तिक स्वरूप होता था उसमें कौन सी विधि अप्लाई करते थे? उसमें निर्देशन विधि, जिसमें आपका व्यक्तिक ढंग की या छोटे छोटे समूह होते थे, उसमें निर्देशन विधि का उपयोग करते थे। इस जगह से आपका एग्जाम का एक क्वेश्चन बन गया आपका। इसलिए बोल रहा हूँ कि हर लाइन को बहुत ध्यान से देखना, कितना ही आपको आसान लगे उससे कोई मतलब नहीं है, हर लाइन को ध्यान से देखना। अब नए समय में क्या है कि ये हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं और अभी आधुनिक काल में क्या हुआ कि शिक्षा एक व्यवसाय के समान भी हो गया है और अध्यापन भी एक व्यवसाय की तरह ही होती है, क्योंकि इसमें भी हम इसके लिए फीस लेते हैं, पैसा लेते हैं और हम अध्यापन करते हैं। अपने जीवन यापन के लिए पैसा हमें लेने पड़ता है। उस समय क्या था, उस समय पूरा राजा गुरुकुल को पूरा सपोर्ट देते थे और उस समय भी होता था गुरुदक्षिणा होते थे। छात्र जब शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरुदेव उनसे दक्षिणा मांगते थे। अब लेकिन अभी थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। मंथली सैलरी के रूप में या क्लास के रूप में हम पैसा हमें क्योंकि जीवन में यापन करना है इसलिए उनको अभी हमें मिलते हैं। तथापि अन्य व्यवसाय के समान भी यह भी एक व्यवसाय हो गया है। तथापि योग का अध्यापन अन्य अध्यापनों से भिन्न है। इतिहास में पहली बार ऐसा है कि योग ने संसार के अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और इस कारण से यह आवश्यक भी हो गया है कि इन लोगों की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए योग की अध्यापन की विविध कक्षाओं किस तरह से योग का अध्यापन किया जाए, इसके ऊपर अलग अलग तरह के कक्षा विधियों का निर्माण किया जाए। अतः एक्सपीरियंस के आधार पर यौगिक अभ्यासों को अधिक से अधिक लोगों को कम से कम समय और श्रम में सिखाने का जो कुछ मेथड होती है उसको आपका डिज़ाइन करना, बनाना या लोगों के सामने रखना एक आवश्यकता हो गई है। तो इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ों को बनाया गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि योग के अध्यापन की विधि। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे के आए हैं उनको पता होगा कि इसमें से मतलब आपके इस बुक से क्वेश्चन कितने आए हैं। योग एक बहुत ही प्राचीन और ज्ञान के अनुशासन की विधि है। इसे भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत मूल्यवान पैतृक संपत्तियों में से एक माने जाते हैं। आज सारा विश्व मानव जाति के सम्मुख उपस्थित समस्याओं के समाधान हेतु किस तरफ देखते हैं? योग की तरफ देखते हैं। कुछ जगह पर तो कहते हैं जैसे कि आपका तनाव का कोई इलाज है ही नहीं योग के अलावा, खाली योग ही एकमात्र इलाज है और इसको बड़े बड़े संस्था जैसे WHO की तरह से जैसे संस्था भी मानती है। आज पूरा विश्व जो मानव जाति के सम्मुख जो उपस्थित है वो हर या उनके सामने जितनी भी समस्याएं होती है किसी न किसी रूप में योग से आपका उसका कनेक्शन मिल जाती है। अब तक कभी भी ऐसा था कि कुछ योग जो है अब तक ऐसा कभी भी योग द्वारा विश्व के विभिन्न स्थानों में
लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ था पहले, लेकिन जिस तरह से अभी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, और जिस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम चीज़ों को हम भेज सकते हैं, जैसे हम अभी जैसे जिस तरह से हम अभी क्लास कर पा रहे हैं, ये तकनीकी टेक्नोलॉजी के वजह से हो पाया है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये सारे चीज़ क्या था, ऐसा इस तरह के तकनीक, इस तरह के आपका जो मैकेनिज़्म होने के कारण क्या हुआ कि लोगों के बहुत दूर दूर तक पूरा फैल गया। फिर हम योग दिवस भी मनाते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा पूरा दुनिया में मैसेज गया, पूरा दुनिया एक साथ हुई है। इसलिए हम देखते हैं कि योग द्वारा विश्व के विभिन्न स्थानों में लोगों का इतना ध्यान कभी भी आकर्षित नहीं हुआ था जितना कि आज हो पाया है। इतना सब होते हुए भी योग के बारे में बहुत सारे भ्रामक धारणाएं हैं जो कि भारत में भी प्रचलित होती है। अब आपका एक प्रश्न बन जाती है कि योग के संबंध में भ्रामक धारणा क्या है। तो भ्रामक धारणा क्या है, इसके आधार पर आपका कुछ लिस्टिंग करेंगे और उस लिस्टिंग के आधार पर उसको आप याद रखेंगे। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि भ्रामक धारणाएं क्या क्या है। यदि हम समाज के किसी भी यादृच्छिक मतलब रैंडम तरह से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि अगर न्यायाधीश को लेकर के एक सर्वेक्षण करें और योग के बारे में अगर हम लोगों से पूछें तो कई तरह के भ्रामक धारणाएं मिलती है। भ्रामक मतलब क्या, जो सही नहीं है, जो भ्रम में प्रचलित एक धारणाएं होती है, उसको भ्रामक धारणा कहते हैं। तो ये धारणा जो होती है, ये धारणा अक्सर हमें मिल जाती है लोगों के बीच में, हमारे देश में भी मिल जाती है, बाहर भी मिल जाती है। तो ये भ्रामक धारणा को आपको जानने हैं और एग्ज़ाम में ये इसमें से कई बार MCQs बन के आपका आया हुआ है। कई भ्रामक धारणाएं जिसमें से आप याद रखेंगे, पहला क्या है, ये भ्रामक है, सच नहीं है, लेकिन ये धारणा है कि योग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि कुछ विशेष लोगों के लिए है। ये भ्रामक धारणा, ये सच नहीं है। आप देखोगे कि हठयोग प्रतिपिका में भी बताए गए हैं, स्वामी राजसात्मानंद जी बताते हैं कि योग किसी भी उम्र के कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस करने के नियम उनको फॉलो करने होते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, आपका एक भ्रामक धारणा हो गया। याद रखेंगे कि योग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि ये कुछ विशेष लोग के लिए है। ये आपका भ्रामक धारणा है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ये गलत है, ये सही नहीं है। योग अलौकिक विचारों से संबंधित है, चमत्कारों से जुड़ा हुआ है, ये भ्रामक धारणा है। चमत्कार उसको कहते हैं जिसके बारे में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जैसे कभी एक समय शायद जब हम देखते हैं कि इस समय माँ के गर्भ के बाहर भी बच्चे पैदा हो सकते, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह से, तो कभी वो चमत्कार शायद लगता था, लेकिन जब तक उसके बारे में सारा रीज़न, सारा इसका मैकेनिज्म पता नहीं था। जैसे ही मैकेनिज्म पता चल गया वो चमत्कार नहीं, विज्ञान बन गया। तो योग के बारे में, योग पर भी बहुत सारे ऐसे आपका सिद्धियाँ होती है जो हम लोगों को पता नहीं होता, उसको लगता है चमत्कार है, लेकिन उसका विज्ञान भी होती है। उसके विज्ञान को जब जान जाएंगे तो फिर वो चमत्कार नहीं रहता। इसलिए ये जो कहते हैं कि योग अलौकिक विचारों से संबंधित है, चमत्कार से जुड़ा है, ये भ्रामक धारणा है। उसी प्रकार से योग रहस्यवाद, जादू टोना या विविध प्रकार के इंद्रिय दमन के समकक्ष होते हैं। ये भी एक आपका क्या है, ये आपका एक भ्रामक धारणा है। और एक भ्रामक धारणा है कि योग एक चिकित्सा पद्धति है जो सारे लोग ठीक कर सकती है। भ्रामक धारणा ये है कि योग से रोग तो ठीक होते हैं, लेकिन योग केवल इतना ही नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है इससे। ये ठीक आप ऐसे ही कह सकते हो कि सोने का झाड़ू अगर किसी के पास हो तो क्या सोने के झाड़ू से हम झाड़ू लगा के सफाई कर सकते हैं? तो सफाई तो हो सकती है, लेकिन सोने का झाड़ू का बहुत बड़ा आपका उपयोग हो सकता है। उसी प्रकार से योग में बहुत चीज़ समाया हुआ है। केवल ऐसा नहीं कि खाली रोग ठीक कर सकता है, रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली एकमात्र रोग ठीक होने का ही पद्धति है। तो ये इसलिए ये भ्रामक है। एग्जाम में अगर आते हैं तो अक्सर ये गलती हो सकती है, हाँ भाई योग से तो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, रोग तो ठीक हो जाती है। तो हम लोगों में से कितना होगा, कुछ लोग उसको सही करके आ सकते हैं, जबकि ये क्या है, आपका भ्रामक धारणा है। योग एक दर्शन है जिसमें विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांतों का विचार होता है। बताओ अगर ये आता है कितने लोगों को कंफ्यूज होगा, क्योंकि योग दर्शन तो पढ़ते ही हो ना। तो ये और योग एक दर्शन है भी, लेकिन इसमें जो बताते हैं वो खाली बताते हैं कि केवल ओनली योग एक दर्शन है और कुछ नहीं है।
तो ये इसलिए भ्रामक है। योग दर्शन से भी बहुत बहुत आपका दर्शन तो है ही, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये एक भ्रामक धारणा में आता है। योग एक दर्शन है जिसमें विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांतों का विचार होता है, ये होता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बाहर भी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब आप अगर इसको अगर नहीं नोट करोगे, नहीं याद करोगे, तो इनमें से कोई एक अगर आएगा, हो सकता है आप भी इसमें से कुछ गलती कर दो कि हाँ ऐसा तो है, आप इसको सोचोगे ये सही धारणा है, जबकि ये किसमें आता है, ये भ्रामक धारणा में आता है, भ्रामक धारणा में आता है। इसीलिए इस चैप्टर के हर लाइन को अच्छे से समझने हैं और जो महत्वपूर्ण है उसको जानने हैं और जान के उसके याद रखने हैं। एक और है कि योग एक व्यायाम पद्धति है। कुछ लोगों को लग सकता है कि सूर्य नमस्कार क्या होती है, आपका पूरा संपूर्ण बॉडी का, पूरा शरीर का आपका अच्छा पूरा वर्कआउट तो कराती है, लेकिन केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं है। योग आपका पूरा अंतर्मुखी होने का अंतर्मुखी लोगों को कर देता है। तो व्यायाम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसलिए ये भी क्या है, एक भ्रामक है। अगर आप इन भ्रामक का लिस्ट को अगर याद नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप इनमें से कोई न कोई आप गलती कर दो, इसलिए आप इसको याद करोगे। तो ये 6 जो बातें बताई गई है, इस 6 को याद करना कि योग के बारे में कि क्या क्या आपका भ्रामक पद्धति है। पहले क्या था आपका, योग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि कुछ विशेष लोगों के लिए भ्रामक है। ये योग अलौकिक विचार से संबंधित है, चमत्कार से जुड़ा है, भ्रामक है। ये योग रहस्यवाद, जादू टोना, विविध प्रकार के इंद्रिय दमन के समकक्ष है, भ्रामक है। ये योग एक चिकित्सा पद्धति है जो सारे रोग ठीक कर देती है, ये आपका भ्रामक है। योग एक दर्शन है जिसमें विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांतों का विचार होता है, ये भी एक आपका भ्रामक में आता है। क्योंकि योग इन सब के होते हुए भी ये सब हो, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। योग एक व्यायाम पद्धति है, भी आपका एक भ्रामक है। ये सारे भ्रांत धारणाएं ये दर्शाती है कि ज़्यादातर लोग योग को एक पूर्ण धारणा के रूप में देखने में असमर्थ है, क्योंकि वो पार्शियल एक पार्ट को देख के उसको मानते कि ये पूरा योग है, संपूर्ण योग नहीं है ये। उन्हें केवल योग की क्षमता का आंशिक आभास है, जो मैं बता रहा था। रोग ठीक होते हैं, सही है, लेकिन एकमात्र आपका रोग ही ठीक होता है ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है। ये एक हिस्सा है कि ये एक उसका पार्ट है, एक व्यायाम भी है। सूर्य नमस्कार से अच्छा व्यायाम हो जाती है, लेकिन ये पूर्ण योग नहीं है, ये एक हिस्सा, उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। योग एक दर्शन भी है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन योग केवल दर्शन नहीं है, ये एक हिस्सा है खाली। इसलिए बोलते हैं कि आपका एक योग की क्षमता का एक आंशिक आभास खाली होता है, जिसको हम इन सब में देखते हैं। साहित्य में योग शब्द, साहित्य के अनुसार योग शब्द साध्य और साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। किसमें करते हैं, साध्य और साधन के रूप में प्रयुक्त कर, आपका दोनों रूप में से प्रयुक्त करते हैं। साध्य रूप में योग शब्द सर्वोच्च स्तर पर व्यक्तित्व के समाकलन यानी इंटीग्रेशन करने का भाव आपका बताता है, दिखाता है, दर्शाता है। इसीलिए युज धातु से बने योग शब्द का अर्थ क्या होती है, समाधि होती है। और ये पूछा गया है, योग का अर्थ जो है आपका एक प्रश्न आ चुका है, युज धातु से बने योग शब्द का अर्थ क्या होती है, समाधि होती है, युज धातु से जो बनती है। यह एक बहुत व्यापक शब्द होती है जिसका वास्तविक अर्थ क्या होती है, समाकलन यानी कि इंटीग्रेट करना, यानी कि एक करना, जोड़ना, सबको गठन होता है। समाकलन का मतलब होती है एक साथ सबको जोड़ना, और उसमें सभी अन्य जितने भी अर्थ होती है वो सब इसमें मिक्स होती है, समाविष्ट होती है। समत्व या सामंजस्य, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि यह वही अर्थ दर्शाता है जो हम समत्तम योग उच्चते के रूप में हम जो परिभाषित में हम पढ़ते हैं इसमें, यानी ये योग एक साध्य के रूप में आपका उसका ये इसका अर्थ हम इसका अर्थ क्या निकलती है, योग एक साध्य के रूप में है। इस तरह से आपने सबसे पहले आपने देखा कि योग क्या होती है, हमें अध्ययन कैसे करते थे, प्राचीन काल में अध्ययन हम कैसे होती थी, टीचिंग कैसे होती थी, फिर योग के जो भ्रामक धारणा आपने देख लिया आपने। उसके बाद हमने देखा कि योग शब्द एक्चुअली है क्या, योग अभ्यास का जो आपका जो पद्धति के में हम जो देखते हैं योगाभ्यास के अध्ययन की विधियाँ, उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि योग एक्चुअली है क्या, भ्रामक क्या होती है। इसी प्रकार के जो इंटीग्रेशन यानी जो समाकलन होती है, मतलब सबको जोड़ना जो होती है, इसके विकास के सहायतार्थ अलग अलग जो प्रविधियाँ होती है उसको प्रयुक्त करते हैं। इन
मेथड या इनके अभ्यास का जो यौगिक साहित्य होती है उसमें ये उल्लेख रहता है और उनका संकलित रूप में योग के नाम का निर्देश हमें प्राप्त होता है। यहाँ से आपको आसन के बारे में पूरा क्लियर हो गया। आसन शरीर में जो पोस्चर होती है उसके विशेष प्रकार होती है जो मन और शरीर को स्थिर रखने और इसको स्थिर रखते हुए खिंचाव को आपका क्या करता है, खिंचाव द्वारा आपका स्थैर्य प्रदान करता है। उसका उद्देश्य पेशी तंत्रिका तंत्र के जो आवेग होते हैं, जो इम्पल्सेस होते हैं, पेशी तंत्रिका तान यानी आवेग यानी न्यूरो मस्कुलर टॉनिक इम्पल्सेस में एक रिदम आपका एक लय उत्पन्न करता है, इसका इस लय को स्थापित करता है और उसमें पेशी और तान में क्या करता है, आपका सुधार करता है। आसन करने के जो सिद्धांत वो दो सिद्धांत हैं, स्थिरता और सुख। इससे केवल ये सूचित होता है कि आसन का स्वरूप आपका मनोकायिक यानी साइकोसोमेटिक होता है, केवल शरीर पर नहीं होता, मन पर भी होता है। यद्यपि आसन शरीर द्वारा करते हैं तथापि उनका मन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम शवासन करते हैं या मकरासन या कोई भी ध्यानात्मक आसन करते हैं तो मन पर भी असर पड़ता है। या कोई स्ट्रेचिंग का आसन करोगे तो स्ट्रेचिंग के बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है। जो फील कहाँ पे होती है, मन में होती है, तो इससे आपको अच्छा लगता है। सारे आसन एक आयास रहित ढंग से हमें करना चाहिए और सुखद अवधि तक ही उसमें बनाए रखना चाहिए। आसन करते समय झटके नहीं देना चाहिए और आसन अभ्यास से कोई थकान नहीं आना चाहिए। आसनों को इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक आपका पहला क्या, आपका ध्यान धारणात्मक पहला है और संवर्धनात्मक दूसरा है और शिथिलात्मक तीसरा है। ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है और इसके पहले जो बैच था उन लोगों को मैंने इसके सब अंडरलाइन ऑलरेडी अभी भी किया हुआ है। मैंने इन सब चीज़ों को बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसमें से। तो आप क्या देखोगे कि इस पुस्तक के अनुसार आसन को उसका वर्गीकरण कितने तरह से किया गया है, 3। क्या क्या है आपका, एक ध्यानात्मक या ध्यान धारणात्मक, दूसरा क्या आपका संवर्धनात्मक और तीसरा क्या आपका शिथिलात्मक। ध्यान धारणात्मक आसन, इसमें अगर हम बात करेंगे, इसमें बैठकर, इसका हमें बैठकर हम करते हैं इसको। ये आसन बैठ के करने होते हैं और उनसे शरीर स्थिर और सुखद स्थिति में आता है। हाथों और पैरों के विविध जो विन्यास होती है उससे विभिन्न ध्यान धारणात्मक आसन हम करते हैं। इस आसनों की विशेषता ये होती है कि सिर, ग्रीवा और धर यानी जो आपका जो धर का जो पार्ट होती है, उदग्र कहते हैं इसको हम हमेशा स्ट्रेट रखते हैं, सीधा रखते हैं। फिर आता है आपका संवर्धनात्मक आसन। इसमें हम एक स्टैटिक खिंचाव उत्पन्न करते हैं जो पेशियों में एक टोन उत्पन्न करता है, इसको हम स्वस्थ तान कहते हैं। उनसे रीढ़ में एक लचीलापन आता है और पीठ और मेरुदंड की पेशियों को क्या मिलती है, बल मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। ये शरीर के अंतर्गत या कह सकते हैं कि शरीरांतर्गत पक्ष को और औदरीय मतलब उदर के जो मर्म पॉइंट होती है, मर्म के जो अंग होती है उसको मर्मांग कहते हैं। तो औदरिक मतलब उदर के जो मर्मों के, उदर में जो तो मर्म पॉइंट होते हैं उनके मर्मों के अंगों को उनके कार्यों को भी क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है यानी उद्दीपित करता है। बैठकर, लेटकर और खड़े होने की स्थिति में इस तरह के आपका आसन करने के जो विधान है, जो आपका संवर्धनात्मक आसन जो होती है उसको हम करते हैं। फिर आपका आता है तीसरे में क्या होती है, शिथिलात्मक आसन। याद रखेंगे इसमें आसन के खाली 3 कैटेगरी है। शिथिलात्मक आसन में इसमें हम लेट के करते हैं, हम लेट जाते हैं और शरीर और मन को विश्राम देने के लिए हम करते हैं। सामान्यतया ये आसन यौगिक अभ्यास के लिए एक आपका पृष्ठभूमि प्रदान करता है। या जब हमारा जब यौगिक अभ्यास पूर्ण होती है तो अंतिम रूप में भी हम शवासन इत्यादि से हम इसको समाप्त भी करते हैं, जो हमें बहुत एक के शिथिल कर देता है, पूरा बॉडी को विश्राम कर देता है, मन को एकदम शांत कर देता है। जैसे आपका शवासन हो गया, मकरासन हो गया, शशाकासन भी इसे आपका शशांकासन इसके भी आता है, इसमें भी हम करते हैं इस तरह का आसन। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से यहाँ से आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कुछ कंटेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे गए इसमें प्राणायाम के ऊपर और आप बहुत अच्छे से इसको रेडी रखेंगे
प्राणायाम के अभ्यास से, देखो पूरा साइंटिफिक है यहाँ से पूरा, बहुत अच्छे से याद करना और इसको लिख लिख के आप रेडी रखना। प्राणायाम के अभ्यासों से स्वायत्त नाड़ी आवेगों के प्रवाहों के मार्गों में से एक स्वसनिक आवेगों पर निर्भर करते हैं, नियंत्रण लाते हैं। यहाँ आपको CNS PNS के बारे में बताए जा रहे हैं। सांस को लंबी और सुखद समयावधि तक जब रोकते हैं, रोक के रखते हैं, इसको एक्चुअली कुंभक कहते हैं। रोक के रखना प्राणायाम की एक आवश्यक प्रविधि होती है, परंतु प्रारंभिक अभ्यास में सांस रोकने की क्रिया को हम पहले टाल देते हैं। हम कुंभक पहले नहीं करते, पहले हम बिना कुंभक के करते हैं, या उसको 1:2 के समय अनुपात में एक नियंत्रित इनहेल और एक्सेल यानी प्रश्वसन, नियंत्रित प्रश्वसन और निश्वसन करने पर हम बल देते हैं। इस बात को याद रखना, खाली सुनने के लिए नहीं, आपको एग्जाम में यही उठा के, आपको पूरा यही स्टैंडर्ड उठा के दे देंगे और पूछे जाएंगे कि प्रारंभिक साधक के लिए क्या करते हैं, रेशियो कितने होना चाहिए। जहाँ भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज आते हैं उसका आप लिख लेना, क्योंकि अभी आपको बहुत आसान लग रहा है, एग्जाम में जब आएंगे तो इसी जगह आपको आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो क्या रेशियो बोला गया है, प्रारंभिक अभ्यास में सांस रोकने की क्रिया को हम पहले टाल देते हैं, कुंभक को टाल देते हैं, और 1:2 के समय के अनुपात में, 1:2 के समय अनुपात में आपका नियंत्रित प्रश्वसन और निश्वसन करने पे हम फोकस करते हैं। निश्वसन अवस्था इस प्रकार नियंत्रित की जाती है कि बाद में आने वाली प्रश्वसन और श्वास की मंद गति और नियंत्रित श्वसन प्रभावित न होने पाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने, अगर जैसे लोग आपको बोलते हैं ना 1:4:2, तो 1:4:2 को अगर जो लोग कुंभक नहीं करते हैं तो 4 को निकाल देंगे। रेशियो क्या होती है आपका 1:4:2। अब अगर आपने कुंभक छोड़ दिया तो फिर 4 नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा 1:2 बचेगा। यानी कि जितने समय में आप सांस को लोगे उसका दुगुना समय में सांस को छोड़ोगे। अब मान लो सांस को, अगर आपने पहली बार आपने सांस लेना शुरू किया, आपने सपोज करके आपने 20 सेकंड में सांस लिया तो 20 सेकंड में अगर आप सांस लोगे तो फिर 40 सेकंड में आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो इतने ना हो जाए कि आपको छोड़ने में दिक्कत हो, या उसके बाद जब सांस लोगे तो आपको लेने में दिक्कत हो, इसको ख्याल रखनी होती है। जितना आराम से कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। इसी को बताया जा रहा है इसमें कि निश्वसन अवस्था इस प्रकार नियंत्रित की जाती है कि बाद में आने वाली प्रश्वसन अवस्था में श्वास की मंद गति और नियंत्रित श्वसन प्रभावित ना होने पाए। इसको हमें यहाँ जो हमने देखा, हमने रेशियो को हमें याद रखनी है। प्राणायाम के अनेक प्रकार है, जिसमें श्वसन प्रविधियों के भिन्न भिन्न प्रकार के हस्तोपचार, यानी आप कह सकते हैं इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हम इसमें अप्लाई करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। प्रयुक्त करके एक या दोनों नथुनों से या कभी मुख से भी हम सांस हम लेते हैं। इस आपको पुस्तक के अनुसार प्राणायाम के 3 प्रावस्थाओं, नियंत्रित प्रश्वसन, नियंत्रित धारण और नियंत्रित निश्वसन। धारण मतलब क्या हुआ, कुंभक हो गया। नियंत्रित निश्वसन को यौगिक शब्दावली में क्रमशः क्या बोलते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं। और यहाँ आपका एक प्रश्न बन जाती है कि प्रश्वसन को क्या बोलते हैं, तो बोलोगे पूरक बोलोगे, और जब आप धारण करते हो तो उसको कुंभक कहते हो, और जब निश्वसन करते हो, जब निकाल देते हो, जब एक्सेल करते हो उसको आप रेचक कहते हो। प्राणायाम का मुख्य हेतु आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ANS और इस पर कंट्रोल होना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इस पर आपका नियंत्रण प्राप्त करना या कंट्रोल करना, और इसके द्वारा जितना मेंटल वर्क होती है उसको प्रभावित करना होता है। प्राणायाम उच्च यौगिक अभ्यास जैसे ध्यान में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। फिर आता है आपका बंधन मुद्रा है। बंधन मुद्रा में क्या होती है, ये शरीर की अर्ध ऐच्छिक और
अनैच्छिक पेशियों, जानते हो कुछ आपका, जैसे आपका जो हार्ट का मसल है आपकी इच्छा से काम करता है नहीं, वो अपने काम करता रहता है, तो ये इसे कहते हैं अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो ये अनैच्छिक पेशियों के बंध और इसमें आपका जो बंधन मुद्रा जो है उसमें आपका रोल प्ले करता है। ये मर्म अंगों को रक्त सुलभ कराते हैं, रक्त परिसंचरण और पोषण, दबाव जो प्रेशर होती है और न्यूनाधिक मतलब उसको कम या ज़्यादा करके उसमें सुधार लाता है, और स्वास्थ्य और मानसिक स्थैर्य उसमें मेंटेन रखता है या बनाए रखने में क्या करता है, वो योगदान देते रहते हैं देते हैं। ये प्राणायाम के और बंध मुद्रा के बारे में जो बातें बताए जा रहे हैं उसको खाली आप मतलब खाली सुनना मत, सुनना तो जरूर है लेकिन साथ साथ इसको याद कर लेना, क्योंकि बंध मुद्रा, प्राणायाम और आसन इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और आपको एक इसी में से एक लाइन को कॉपी करके दे देंगे और पूछे फिर आपको 4 ऑप्शन देंगे। जब हम इसके जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाओगे, जब आप इसको सारे आपको एक एक चीज़ आपको पता रहेगा। प्राणायाम में उपयोग करने के आधार पे, प्राणायाम में हम देखते हैं कि उपयोग करने के आधार पर बंध और मुद्राओं में भेद किया जाता है। प्राणायाम में प्रयुक्त मुद्राएं क्या होती है, बंध कहलाती है। देखते हैं ना, जिसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, ध्यान मुद्रा लगाते हैं, तो ये प्राय क्या कहलाते हैं, उसको बंद कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं एग्जाम में, यहाँ तक आपको बताओ बहुत आसान लग रही है, देखो हम लोग बात करें कितना आसान लग रही है। एग्जाम में क्या आ सकता है, प्राणायाम में प्रयुक्त मुद्रा क्या कहलाती है। अब वहाँ पे अगर आपका बंध का ऑप्शन रहेगा तो आप बोलो, आप कंफ्यूज हो सकते हो नहीं, क्योंकि बंध तो आपने अलग पढ़े है, मुद्रा तो आपने अलग पढ़े हैं, तो क्या ये दोनों एक ही कहलाता है या दोनों अलग कहलाता है। अगर आपको याद नहीं, पता नहीं रहेगा तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो क्या बताया गया इसमें, प्राणायाम में प्रयुक्त मुद्राएं प्राय क्या कहलाती है, बंध कहलाती है, क्योंकि वे बांधती है, क्योंकि वे बांधती है और विशिष्ट नाड़ी क्रिया को किसी विशिष्ट दिशा में या स्थान में भेजती है, इसलिए बंधों का इतना महत्वपूर्ण आपका योगदान है। जैसे जालंधर बंध हो गया, उद्यान बंध, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बंध होते हैं। कुछ आसनों को मुद्रा कहते हैं क्योंकि उनके विशिष्ट, उनके जो प्रभाव होती है, उनके विशिष्ट प्रभाव और उनके मार्ग होते हैं, जिनसे एक खास मार्ग ऐसे होते हैं जिससे वो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं कि जैसा हम कहते हैं कि जो त्रिबंध लगाते हैं तो त्रिबंध से बहुत महत्वपूर्ण हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलती है। तो कुछ आसन को हम मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि उसको विशिष्ट प्रभाव का एक मार्ग होती है जिस तरह से वो उत्पन्न होते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, क्या कुछ आसन का मुद्रा भी कह सकते हैं, ये भी आ सकता है, याद रखिएगा। फिर आता है आपका क्रियाएँ। क्रियाएँ क्या होती है, ये आप क्रियाओं के बारे में तब जो बहुत अच्छे से जानते ही हो, ये शुद्धि प्रक्रियाएं होते हैं जिन्हें 6 भागों में क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत किया गया है, और इस कारण से इसको षट क्रियाएं कहते हैं। अब सबको याद हो गया, याद आ गया सारा की चीज़ों को। ये क्रिया क्या होती है, धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। इन प्रत्येक के कई प्रकार है, जैसे कपालभाति भी जानते हो 3 प्रकार के होते हैं। नौली भी आपका वाम नौली, दक्षिण नौली, मध्य नौली ऐसे होते हैं। त्राटक भी कई तरह के होते हैं, धौती भी आप जानते ही हो। ये क्रियाएं विविध अंगों तथा तंत्रों के ऊतकों का समायोजन क्षेत्र बढ़ाती है और उनकी प्रतिक्रियाशीलता का स्तर ऊपर उठाती है। ये क्रियाएं विविध प्रतिक्षेप यानी रिफ्लेक्सेस पर कंट्रोल रखती है, नियंत्रण लाती है और मनो शरीर क्रियात्मक संतुलन आपको प्रस्थापित करती है। क्रियाओं की शुद्धि करने वाले जो माध्यम क्या होती है, वायु, जल, घर्षण और आपका मैनिपुलेशन यानी चालन गतियाँ, ये सब होती हैं। क्रियाओं द्वारा शुद्ध होने वाले शरीर का क्षेत्र क्या होती है, नासा, ग्रसनी, सूत्रोन्नति करते हो ना, मुख, कपाल, जठर, ग्रसनी, गुदा, मलाशय और आंत। क्या क्या होती है, नासा, ग्रसनी, मुख, कपाल, जठर, नासा, ग्रसनी, मुख, कपाल, जठर, गुदा, मलाशय और आंत।
फिर बात आती है ध्यान की। ध्यान क्या होता है? मन की वृत्तियों यानी कार्यों पर नियंत्रण करने का वह अभ्यास है जिसका प्रारंभ बाह्य वस्तुओं से ज्ञानेंद्रियों को हटाते हुए बाह्य पर्यावरण को पूर्णतः विस्मृत करना होता है। मतलब बाहर से कोई आपका कनेक्शन ही नहीं रहता, आप पूरी तरह से आप अंतर्मुखी हो जाते हो। जब आप ऐसा होते हो तो इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान की बहुत सारे आपका प्रविधियाँ होती है, ध्यान की अनगिनत प्रविधियाँ होती है। यह एक मग्न यानी लीन होने की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपना ध्यान किसी एक वस्तु पर ध्वनि, विचार या अनुभव पर लाने का प्रयास करता है। आप जानते हो भावातीत ध्यान होती है, प्रेक्षा ध्यान है, विपासना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम अभ्यास करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ध्यान क्या परिभाषा क्या दिया गया है। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको इसी चीज़ को आपको याद रखनी है और आपका ध्यान के बारे में, और आपको जो भी इसको मैच करता हो जो ऑप्शन होगा उसका आपको टिक करनी है। ध्यान एक महान प्रशांतक यानी आपका एक शांत करने वाले की शांत करने की एक आपका प्रक्रिया है। फिर भी आसन और प्राणायाम में पर्याप्त जिनको सिद्धता नहीं मिलती है उसको बिना सिद्ध किए, मतलब एक्सपर्टाइज बिना हुए आसन और प्राणायाम में जिसको पर्याप्त सिद्धता प्राप्त किए बिना ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करना सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि आसन और प्राणायाम का बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इसीलिए आसन प्राणायाम के बाद ही उनका ऑर्डर रखा गया है पतंजलि योग दर्शन में भी और बाकी कई ग्रंथों में भी। योगाभ्यास के पारंपरिक सोपान में ध्यान का क्या है, बहुत उच्च स्थान होता है। ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या होती है? आंतरिक आत्मज्ञान। यहाँ प्रश्न बन गया आपको एग्जाम के लिए। ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या होती है? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग सिद्धांत की तरफ जाओगे, क्या प्रिंसिपल था, तो इसका सिद्धांत क्या है? आंतरिक आत्मज्ञान होती है इसका सिद्धांत। उसका बाद आपका अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। इसमें यौगिक शब्दावली में इसको क्या बोलते हैं? इनको यम और नियम कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पता है कैसे आएगा? अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास को क्या बोलते हैं? एक ऑप्शन रहेगा यम नियम, एक ऑप्शन, बाकी तीन में कुछ और रहेगा। अब बताओ, अगर आपने इसको पूरी लाइन बाय लाइन अगर आपने रेडी नहीं किया होगा तो कितने गलत आपको मतलब लग सकता है ना, वहाँ पे ना मिसगाइड हो सकते हो ना, और आप गलती कर सकते हो। तो अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, इसके याद रखना, यौगिक शब्दावली में इसको क्या बोलते हैं? यम और नियम कहते हैं। अपने आचरण को नियमित करके एक विशिष्ट अभिवृत्ति प्रकार निर्मित करते हुए ये स्व आरोपित प्रतिबंध है। स्व आरोपित मतलब हम खुद के लिए खुद ही तय करते हैं। यम के जो पांचों पार्ट, नियम के जो सारे जितने पार्ट है, हमें कोई देखे ना देखे, हम खुद तो देख रहे हैं ना अपने आप को ना, हम अपने लिए खुद तय करते हैं। ये होती है आपका यम और नियम के मतलब अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास में आती है ये यम और नियम। इसमें आचरण को नियमित करते हैं और अपने खुद के ही लिए खुद ही उसको आरोपित करते, प्रतिबंधित करते हैं। जैसे हमने प्रतिबंधित, मान लो किसी ने प्रतिबंधित किया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, तो ये उन्होंने खुद के लिए प्रतिबंधित किया, किसी प्राणी को नहीं मारेंगे या कभी झूठ नहीं बोलेंगे या हम सच बोलेंगे, तो उसने खुद को प्रतिबंधित किया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। हालांकि झूठ ये स्थान काल पात्र पर डिपेंड करता है, ऐसा सोच भी नहीं बोलना चाहिए जिसका कोई सामाजिक हानि होता हो। ये सारे अपने अपने विवेक के आधार पर लेने पड़ते हैं। तो ये सभी क्या होती है, यौगिक अभ्यास के क्या होती है, ये आधार होते हैं। सभी यौगिक अभ्यासों का स्वरूप क्या होती है, मनोकायिक होती है। सारे यौगिक अभ्यास एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं या अनुपूरक कहलाते हैं। और प्रत्येक अभ्यास समान जो प्रभाव होती है उनका न्यूनाधिक मात्रा में विभिन्न मार्गों द्वारा क्या करते हैं, वो योगदान की जाती है। योगदान हमें देता है। जैसे अगर आपने षटकर्म में किया तो षटकर्म से क्या हुआ, क्लींजिंग हो गया। उसके बाद जब आप आसन में जाते हो तो शरीर एकदम साफ हो जाता है, जितने पे आपका जो टॉक्सिन्स होते हैं निकल जाते हैं।
जब टॉक्सिन निकल जाएंगे तो क्या होगा, आप बहुत अच्छे से आसन कर पाओगे। आसन करने के बाद क्या आसन हो जाएगा, फिर आपका प्राणायाम भी अच्छा कर पाओगे, क्योंकि शरीर में आपका अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है या आपका वायु, आपका जो अनियंत्रित वायु नहीं है, गैस नहीं है, तो क्या होगा, बहुत अच्छे से अगर आपका नींद आया हुआ होगा और आपका डाइजेशन बहुत अच्छे है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, तो क्या होगा, आप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे या बहुत अच्छे से आप आसन कर पाओगे। जब आसन अच्छे से कर पाओगे फिर प्राणायाम भी हो जाएगा, आसन प्राणायाम हो जाएगा, तो फिर आगे का जो आपका अभ्यास उसको आराम से कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। तो क्या हुआ, ये सारे सभी यौगिक अभ्यास क्या हुआ, आपका एक दूसरे के अनुपूरक है और प्रत्येक अभ्यास समान प्रभाव में कम या ज़्यादा, इसको निम्नलिखित कहते हैं, विभिन्न मार्गों के द्वारा योगदान देता है। तो हमने देखा ये अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। इसके बाद हम करेंगे कल के क्लास में, अगले हम सेशन में करेंगे अध्यापन विधियाँ। अध्यापन विधि से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अध्यापन विधि, इसमें अध्यापन क्या होती है, अधिगम क्या होती है, अध्यापक कौन है, छात्र कौन है, और विषय या क्रिया क्या होती है। इसके साथ आपका जो फर्स्ट पेपर में जो आपका जो टीचिंग मेथड होती है उसके साथ बहुत समानताएं होती है, और जब आप इसको आप रेडी कर लोगे तो आपका जो फर्स्ट पेपर का जो पहला यूनिट है उसमें साथ भी कई चीज़ें आपको बन जाती है, आपका रेडी प्रिपरेशन हो जाती है। काफ़ी कुछ इसमें इसके साथ आपका सिमिलरिटी मिलती है। हम अगले क्लास में हम इसको हम करेंगे अध्यापन विधि, कार्यक्षेत्र और इसके बारे में जो घटक होते हैं शिक्षण के या अध्यापन के, इसका हम अध्ययन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।